हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड सतीश शर्मा बात कर रहा हूँ। और हम लोग जैसा कि आपने देखा ही होगा, हम गणित शिक्षण विधियों की बात कर रहे हैं। टाइटल देखा होगा, आप थंबनेल देखा होगा। देखिए, मैं अलग अलग दिन अलग अलग शिक्षण विधियों की बात करूँगा, कोशिश करूँगा पर डे दोनों लेके आऊँ। देखिए, टाइम का बहुत अभाव है, अपने पास टाइम बहुत कम बचा है। एग्ज़ाम बहुत जल्दी होना है, सितंबर में ही होना है जैसा कि गवर्नमेंट कह रही है। आज हम बात करेंगे गणित की शिक्षण विधियाँ। क्या बात करेंगे, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए, मैंने कई सारे यूट्यूब पे कई सारे टीचरों की क्लास देखी हैं जो कि बहुत गुमराह कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे साथी फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा, मेरे बच्चों ने कहा, मुझे जब कहा, मेरे फ्रेंडों ने कहा, तो मैंने उनकी क्लासेस लेके देखी तो बहुत गुमराह हो रहा है। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप खुद पढ़ के देखिए, आपको सब समझ आएगा। मेरी क्लास देखिए, उनकी क्लास देखिए, फिर अंतर पहचानिए और कंटिन्यू किसको सब्सक्राइब करना है, किस चैनल को लाइक करना है, आप खुद देखिए। अच्छा लगे मेरा वीडियो तो ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं एग्जाम पर्पज़ से बात कर रहा हूँ। मैं आपको कोई अपने व्यू बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए उस पर्पज़ से बात नहीं कर रहा। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हों या कुछ हो। मेरा मोटिव है कि मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, उनको एक अच्छा मैटर मिल पाए। तो आज मैं गणित शिक्षण विधियों की बात कर रहा हूँ। और उसमें भी सबसे पहली जो बात करेंगे हम, पहला टॉपिक जो बात करेंगे, गणित क्या है, इसकी बात करेंगे। इसकी शुरुआत से भी पहले मैं कुछ और सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा मैं आपके साथ। हो सकता है बहुत से बच्चों ने सुनी हो सकता है बहुत से ने नहीं सुनी हो, लेकिन अगर सुनी है तो भी कोई बात नहीं, सुनिए, नहीं सुनी तो सुनिए, ठीक है। देखिए, एक्चुअली में मैं इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ बहुत कठिन है या बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड साथी, टीचर साथियों ने ही उसको कठिन बनाया है। तो देखिए, मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है, सब आसान है, आसान है, आसान है। तो देखिए, एक गांव में दो मित्र होते हैं। वो सारी चीज़ें साथ में करते हैं। एक 6 साल का होता है, एक 12 साल का होता है। एक 6 साल का होता है और एक 12 साल का होता है। तो एक दिन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि जो 6 साल बच्चा है, मैं कोशिश करूँगा बहुत शॉर्ट में सुनाने की, उसके भावार्थ पर जाएँ, कहानी से अपेक्षा आप सुनने की कोशिश करें कि वो कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश करें। तो एक 6 साल का होता है, एक 12 साल का होता है। और एक दिन बारिश में दोनों खेल रहे होते हैं। बहुत जिगरी मित्र होते हैं, हमेशा साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ खाते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो खेल रहे होते हैं और अचानक से बारिश में खेलते खेलते जो 12 साल वाला बच्चा है वो कुएं में गिर पड़ता है। 6 साल बच्चा रोता है, चिल्लाता है, चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। वो किसको बुलाए, किससे कहे। रोता रोता उसकी नज़र सिर्फ एक बाल्टी पे और रस्सी पड़ती है। उसने कुछ सोचा नहीं, इधर उधर किसी से पूछा नहीं, कुछ सोचा नहीं, तुरंत वो रस्सी बाल्टी उठाई और पटक दी और कहता है, मित्र, मेरे भाई, पकड़ ले इसको। और वो पकड़ लेता है, पानी से भरी हुई, और उसे 12 साल के बच्चे को खींचे हुए खींचता रहता है, खींचता रहता है, खींचता रहता है। 6 साल का बच्चा उसे खींच लेता है और जब तक खींचता रहता है जब तक कि ऊपर ना आ जाए। जब वो ऊपर आ जाता है तो दोनों गले मिलते हैं, रोते हैं, हंसते हैं कि हम गाँव में जाएंगे, किसी को कहेंगे तो हम पे बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को बात को ना सुनते हुए उन्होंने कहना शुरू कर दिया। तब कहा तो सब लोग उसकी बातों पर हंसे कि एक 6 साल का बच्चा कैसे कैसे 12 साल के बच्चे को खींच सकता है। लेकिन फिर भी किसी ने कहा, चलो इस बात के लिए हम रामू काका के पास चलते हैं। एक बहुत विद्वान गांव के बुजुर्ग आदमी होते हैं, उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि ये दो बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे कह रहे हैं कि हम कुएं में गिर गए थे और इस 6 साल वाले बच्चे ने 12 साल के बच्चे को निकाल दिया। कैसे हुआ ये संभव, कैसे हुआ, ये तो असंभव है। तो उस बुजुर्ग आदमी ने एक ही बात कही कि ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि क्योंकि वहाँ आप जैसा कोई बताने वाला नहीं था कि ये तू नहीं कर सकता। तो गणित भी आप लोगों के लिए कठिन इसलिए हुआ, किसी ने कह दिया कि ये तेरे बस का नहीं है, इसे तू नहीं कर सकता, इसलिए धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में चला गया। और मेरे शिक्षक मित्र भी यही कहते हैं, जब कोई बच्चा सवाल पूछने जाता है तो कहते हैं, तेरा बाप तो पढ़ा नहीं मैथ, तू कहाँ से पढ़ेगा, ये बहुत कठिन है, तेरे बस का नहीं है। लेकिन मेरे डियर फ्रेंड्स, आप शिक्षक बनने वाले हो और अपने कभी भी विद्यार्थी को ऐसा मत कहना, क्योंकि एक छोटे विद्यार्थी के लिए, एक छोटे
बच्चे के लिए जब वो 3 साल का होता है, 5 साल का होता है, तो उसके लिए सब कुछ उसका टीचर गुरु होता है, रोल मॉडल होता है, जैसा वो कहता है समझ लेता है। तो आपको यही गुजारिश करूँगा मैं कि देखिए आपको अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे कुछ अच्छा चीज़ मैं लेके आ पाऊँ, मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही देते रहें, ठीक है। तो आइए मैं गणित की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि गणित है क्या। आज हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे और गणित के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए परंपरागत अर्थ में गणित को माना जाता था कि गणनाओं का विज्ञान है। किसका? गणनाओं का विज्ञान माना गया इसको। किसका? गणनाओं का। किसका माना गया? गणनाओं का। गणनाओं का विज्ञान माना गया, ठीक है। गणितज्ञों ने इसकी 2 आधारभूत दक्षताएं बताई। नंबर 1 संक्रिया ज्ञान और नंबर 2 कौन सी बताई? एक तो संक्रिया ज्ञान बताई और एक संख्या ज्ञान बताई। कौन कौन सी बताई? देखिए आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी बताई। आइए, एक तो संक्रिया, नंबर 1 कौन सी बताई? संक्रिया ज्ञान, और दूसरी कौन सी भाई? संख्या ज्ञान, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कुछ विद्वानों ने अलग अलग, जैसे कि एनसीएफ 2005 ने भी क्या कहा कि गणित क्या है? तार्किकीकरण। गणित क्या है? तार्किकीकरण, यानी समस्या समाधान। और अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया। तो हम सबसे पहले इसमें लिखना चाहेंगे, थोड़ा सा मैं आपसे कहूँगा कि गणित क्या है। हेडिंग डालें कि गणित क्या है। हेडिंग डालेंगे गणित क्या है और इसमें लिखना शुरू करेंगे। इसमें लिखना शुरू करेंगे अपने परंपरागत अर्थ में गणित को, अपने परंपरागत अर्थ में गणित को गणनाओं का विज्ञान माना जाता है। गणित को गणनाओं का विज्ञान माना जाता है, अर्थात ऐसा शास्त्र जिसमें अंकों, प्रतीकों, चिन्हों की प्रधानता होती है। अर्थात ऐसा शास्त्र जिसमें अंकों, चिन्हों, प्रतीकों की प्रधानता होती है तथा उनके मध्य कोई संक्रिया करके परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। उनके मध्य कोई संक्रिया करके परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। गणितज्ञों ने गणित की 2 आधारभूत दक्षताएं संख्या ज्ञान तथा संक्रिया ज्ञान, संख्या ज्ञान, संख्या ज्ञान, संख्या ज्ञान और संक्रिया ज्ञान। और कौन सा? संक्रिया ज्ञान। ये 2 आधारभूत दक्षताएं बताई तथा अन्य सभी संप्रत्ययों की उत्पत्ति इन्हीं दोनों संप्रत्ययों से मानी जाती है। जो संक्रिया ज्ञान और संख्या ज्ञान है, इनसे ही सबकी उत्पत्ति मानी गई है। किंतु व्यापक अर्थों में गणित गणनाओं के विज्ञान से भी कुछ अधिक प्रकार की प्रक्रिया है। कुछ अधिक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें तार्किकरण, अनुमानीकरण, मानस दर्शन, क्या? मानस दर्शन, मानस दर्शन, यानी इसको विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर देखें तो इसको क्या कहेंगे? विजुअलाइजेशन। देखिए डिजिटल बोर्ड है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। अभी कोशिश करूँगा आगे बहुत अच्छा आपको दे पाऊँ। आप मुझे प्यार दीजिए, मैं हर चीज़ में इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। चलिए, जैसे प्रक्रियाएं निहित होती हैं, ठीक है, इसे कोष्टक में लिख लें। इंग्लिश में मानस दर्शन को विजुअलाइजेशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें एनसीएफ 2005, कौन सा? एनसीएफ 2000, किसकी बात कर रहे हैं हम? एनसीएफ 2005 की बात कर रहे हैं। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 में क्या कहा गया? मैं भी गणित विषय को केवल एक विषय के रूप में ना लेकर सोच के तार्कीकरण को अंडर कर लें तथा समस्या समाधान की विशिष्ट योग्यता के रूप में
परिभाषित किया गया है, मुष्ट है। इसको समस्या समाधान की विशिष्टता को भी अंडरलाइन कर लें। चलिए आगे लिखें, गणित शब्द की उत्पत्ति। गणित शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा? गणित शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैथ मेटा के मैथ मेटा, कौन से शब्द? मैथ मेठा से हुई है, जिसका अर्थ है गिनना। इसका क्या अर्थ है? गिनना। क्या अर्थ होता है? गिनना। इसका अर्थ होता है गिनना, ठीक है। से हुई है जिसका अर्थ होता है गिनना। अब कुछ अपन कह सकते हैं कि गणितज्ञ हुए जिनके हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। बर्ट्रैंड रसेल, किसके अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इन्हें अपनी पुस्तक लिखी एक इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलॉसफी, इसमें कुछ लिखा है इन्होंने। किसने लिखा? चलिए मैं लिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए समझिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। बर्ट्रैंड रसेल, कौन सा? बर्ट्रैंड रसेल नामक गणितज्ञ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन, कौन सी पुस्तक? इसकी पुस्तक इंट्रोडक्शन, चलिए मैं लिखता हूँ इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलॉसफी, कौन सी? देखिए मैंने लिखा भी है और साथ के साथ बोला भी है, फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो एक बार फिर बोल देता हूँ। बर्ट्रैंड रसेल नामक गणितज्ञ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलॉसफी में निम्न 3 सिद्धांत दिए हैं। वो 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? लिखिए। नंबर 1, प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। ये प्रसिद्ध गणितज्ञ कहते हैं कि गणित बहुत आसान है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ये रीट, एमपीटेट, सीटेट सब में कारगर है। ये शिक्षण विधियाँ वो हैं जो एग्जाम में आएंगी। आप बेफिक्र होकर नोट्स बनाइए, इनको लिखिए कॉपी में। ऐसा नहीं है कि आप इनको लिखें नहीं, सुन के छोड़ दें तो कोई काम की नहीं आएंगी। मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, आप तो बस साथ में पढ़ते जाइए। प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। नंबर 2 लिखिए, प्रत्येक बच्चे को गणित सीखना चाहिए। एक तो बात है सीख सकता है, दूसरा है कि सीखना चाहिए। नंबर 3, बालकों की सोच का गणितीयकरण, तार्किकरण आवश्यक है। जो बालक हैं उनकी सोच का गणितीयकरण यानी जिससे तार्किकरण होगा तो वो बहुत आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए शिक्षाविदों ने अभी हम यही पढ़ रहे हैं कि गणित क्या है, इसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। इसीलिए शिक्षाविदों ने प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में गणित को अनिवार्य स्कूली विषय के रूप में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। देखिए कुछ समय पहले, ये कोई 30, 35, 40, 45 साल पहले ऐसा हुआ बीच में कुछ कि 10th में गणित विषय को ऑप्शनल बना दिया। लेकिन बाद में सरकारी एग्ज़ाम में क्या किया कि जैसे कि 10th में कोई चाहे तो मैथ ले ले, ना चाहे तो नहीं ले। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि जैसे ही परीक्षाएं होने लगी सरकारी नौकरी की तो गणित को कंपलसरी कर दिया। क्या बोले जिनके पास 10th क्लास में गणित होगा वही दे पाएंगे। तो बाद में गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया, लेकिन कुछ समय ऑप्शनल रहा था। अभी देखिए CBSE ने भी कुछ इस तरीके से बदलाव किया है। 10th में CBSE ने भी कुछ बदलाव किए हैं कि 10th में बच्चा चाहे तो बेसिक मैथ ले सकता है और बच्चा चाहे तो एडवांस मैथ ले सकता है। लेकिन आगे क्या होगा कुछ देखेंगे। ये 2020 में पहली परीक्षा होने वाली थी, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसमें किस तरीके से क्या हुआ है कुछ अभी आगे चल के पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं है। तो अभी तो ठीक है, लेकिन अगर जो परीक्षा थी वो 2020 में पहली बार होने वाली थी। चलिए आगे लिखते हैं प्रमुख परिभाषाएं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप,
इसके बारे में कुछ प्रमुख परिभाषाएं बात करते हैं हम। प्रमुख परिभाषाएं कुछ प्रमुख परिभाषाओं की बात करते हैं। आइए नंबर 1 पे बात करते हैं हम। नंबर 1 पे बात करते हैं हॉग वैन के अनुसार। ये बहुत अच्छे से मैथमेटिशियन हुए। इन्होंने कहा गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट थे सेकंड नंबर पे कौन हुए? रॉजर बेकन कौन हुए? रॉजर बेकन। इन्होंने कहा गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। सिंह द्वार एवं कुंजी, यहाँ सिंह द्वार का मतलब होता है मेन गेट। जैसे कि हमारे घर में कई सारे गेट होते हैं, लेकिन मेन जो द्वार होता है वो सिर्फ एक होता है। जो मेन द्वार होता है वो सिर्फ एक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो इसको क्या कहा गया गणित को? कि सिंह द्वार है। अब चलिए नेक्स्ट लिखिए थर्ड, लोक के अनुसार। मैं लिख देता हूँ लोक। थर्ड नंबर पे लिखिए लोक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बालकों में तर्क करने की आदतों का विकास होता है। गणित सिर्फ ये नहीं है जो आप पढ़ते हो, कैलकुलेशन करते हो। गणित इसके अलावा देखिए जो नहीं पढ़े लिखे महिलाएं हैं, आप कभी देखिए अपनी बीवी को, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई है वो देखिए अपनी गर्लफ्रेंड को, और भी जो इनकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है देखिए आप अपनी माँ को देखिए घर पे, अपनी चाची ताई को देखिए कि जब 10 लोगों का खाना बनाना होता है तब भी वो बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाती हैं। 20 लोगों का बनाना होता है तब भी। नमक कैसे पता चला उनको? कैसे कैलकुलेशन किया? क्या कोई मैथ था उनके पास? लेकिन उनकी तार्किकरण, उनकी मानसिक बुद्धि, ये मैथ, सब कुछ ही मैथ में ही आता है। ठीक है। और इस तरीके की मैं बहुत सारी बातें आपके साथ करता रहूँगा। बस आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए आगे देखते हैं। कांट के अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इसको लिखिए, मोस्ट लगाइए। कांट के अनुसार, किसके अनुसार? कांट। चलिए कांट के अनुसार लिखिए। कांट के अनुसार लिखिए, विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह गणित का प्रयोग करता है। इन्होंने कह दिया कि विज्ञान भी इतना ही यथार्थ है, यानी विज्ञान भी उतना ही है जितना गणित का प्रयोग कर सकते हैं। गणित के अलावा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है गणित ही है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। देखिए और कुछ नहीं है, आपको रटना पड़ेगा। ये परिभाषाएं जैसे कि जैसी उठ के आती हैं, इनमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इनके शब्द फेर बदल नहीं कर सकता, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। चलिए 5वें नंबर पर पढ़ते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। आप मुझसे जुड़े रहिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और क्या चाहते हो मैं कोशिश करूँगा आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस, अच्छे अच्छे वीडियो लाता ही रहूँगा, और मेरा टारगेट है कि अब की बार रीट पार। ठीक है। नेपोलियन के अनुसार लिखिए। नेपोलियन, चलिए नेपोलियन तो आप लिख ही लेंगे, चलो मैं लिख देता हूँ। नेपोलियन के अनुसार लिखिए, गणित को उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध होता है। देखिए गणित की अकेली उन्नति नहीं होगी। अगर बालक गणित सीखता है तो अकेले गणित की उन्नति नहीं होगी, गणित के साथ साथ देश की उन्नति होगी। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। ये गणितज्ञों ने जो बात कही है, या किसी दर्शन शास्त्री ने कहा गया है, तो सिर्फ ऐसे ही नहीं कह दिया है, इन्होंने बहुत कुछ रिसर्च हो उसके बाद कहा है, तो ये सत्य ही होगा। इसको हमें एकदम सत्य मानना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, सभी मैथ को अच्छे से पढ़िए, मैथ को अपना जीवन साथी बनाइए, अपना प्यार बनाइए, और मैथ के साथ आगे बढ़ते रहिए। अब 6वें नंबर पर लिखिए, यंग के अनुसार। किसके अनुसार? यंग भी बहुत अच्छे शिक्षाशास्त्री हुए। गणित सभ्यता तथा विज्ञान का आधार स्तंभ है। देखिए स्तंभ जैसे पिलर होते हैं ना घर के, कोई मकान जो पिलरों पर टिका होता है, ऐसे ही गणित के बल पे ही विज्ञान टिका हुआ है। गणित सभ्यता तथा विज्ञान, सभ्यता भी इस पे टिकी हुई है, सब कुछ गणित पे टिका हुआ है। तो गणित को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमें लगता है गणित बहुत कठिन है, नहीं, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि इस स्तंभ को हटा दिया जाए, यदि इस स्तंभ को हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी। संपूर्ण, या संपूर्ण की बात की है, होल, सब कुछ। चलिए लास्ट परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट। प्लेटो एक ऐसे दर्शन शास्त्री हुए जिनको फिलॉसफी वाले फिलॉसफी में पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र वाले दर्शन शास्त्र में, हिंदी वाले हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इनको, मनोविज्ञान वाले मनोविज्ञान और शिक्षा विद्या में सब जगह पढ़ना है। ये बहुत अच्छे वैज्ञानिक हुए, बहुत अच्छे ये दर्शन शास्त्री हुए, फिलॉसफी वाले हुए। तो प्लेटो को तो हमें बहुत जगह पढ़ना है। चलिए आइए लास्ट, आज की क्लास की हम लास्ट परिभाषा पढ़ते हैं प्लेटो के अनुसार। किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। प्लेटो के अनुसार, चलिए मैं दोबारा से लिखता हूँ। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो के अनुसार, प्लेटो के अनुसार हम लिख रहे थे। चलिए प्लेटो के अनुसार लिखिए। प्लेटो के अनुसार थोड़ा सा अभी, हाँ, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है तथा यह एक सुषुप्त आत्मा को जागृत करके उसमें चेतना का संचार करता है। दोबारा सुनिए एक बार। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें मानसिक शक्तियों को, यानी मानसिक मेंटली पावर को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है। भाई मैथ करोगे तो आपकी मानसिक शक्तियाँ बढ़ेंगी, आपकी पावर बढ़ेगी तथा यह एक सुषुप्त, जो सोई हुई है आत्मा को जागृत, एकदम जागृत, पावरफुल बना देता है, चेतना का संचार करता है। तो देखिए मैथ हमें पढ़ना चाहिए। इतनी सारी हमें केवल 7 परिभाषाएं पढ़ी, इतनी सारी इसकी विशेषताएं पढ़ ली, ये सारी चीज़ें पढ़ी, आगे हम और बहुत कुछ पढ़ेंगे। चलिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।